में हमने ये सीख लिया था दैट आई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इज आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा ओवर बीटा स्क्वायर, ये सीख लिया था हमने। उसके साथ मैंने बोला था कि बीटा का वैल्यू याद रख लो। बीटा का वैल्यू क्या चीज है? बीटा वॉज पाई डी साइन थीटा ओवर लैम्डा। दिस वॉज द वैल्यू ऑफ बीटा। ये आपने दो चीजें यहाँ पर याद करी थी। यहाँ पर थीटा है क्या एक्चुअली? आपके पास ये एक सिंगल स्लिट होगा, इसके सामने एक स्क्रीन होगी, आपने एक ये लाइन ड्रॉ करी है इसकी, यहां से थीटा एंगल पर जो इंटेंसिटी आपको नजर आएगी उसका वैल्यू है। इसका जो ग्राफ होता है देखो कैसे बनता है। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन थीटा एंड आई, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है बेटा। सेंटर में जो है सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आपको नजर आएगी, यानी कि यहां पर ब्राइट सेंट्रल स्पॉट नजर आएगा। जिसका थिकनेस भी ज्यादा होगा और जिसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा है, और देखोगे आप उसकी थिकनेस जो है वो भी काफी ज्यादा है। दोनों ही चीजें ज्यादा होंगी उसमें। ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज। बाकी की जो है इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इंटेंसिटी तो कम होगी होगी, साथ में अगर आप सोचो इनका जो साइज है ये भी कम होता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में और इसमें ये भी एक डिफरेंस आएगा, ये भी हम लिखेंगे बाद। सो इस टाइप से आपको इसकी इंटेंसिटी चेंज होते हुए नजर आएगी। अब बात ये है कि मैक्सिमा कब आता है और मिनिमा कब आता है। अगर ये सोचना है आपको, तो सेंटर के लिए सोचना है, तो आप यहाँ पर क्या पुट करोगे? देखो थीटा जीरो है। व्हेन थीटा इज जीरो, थीटा अगर जीरो है तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा, बीटा का वैल्यू जीरो, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा। तो जीरो बाय जीरो वाली फॉर्म बन रही है। तो बता सकते हो अगर थीटा जीरो है, बीटा जीरो आया उसकी वजह से, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? कैन यू टेल मी दिस वैल्यू? आई थीटा कितना आएगा? नेट अभी भी कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा है। चलो ठीक है, करते हैं जितना होगा। सो ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज रहेगा यहाँ पर। और जब मैंने बोला कि थीटा अगर जीरो है, इफ थीटा इज जीरो, देन योर बीटा विल आल्सो बी जीरो। तो आपका जो आई जीरो का वैल्यू होगा थीटा इक्वल टू जीरो पर, तो आई नॉट आ जाएगा, बिकॉज ये जीरो बाय जीरो की फॉर्मेट है। और आपको मालूम है जीरो, बीटा टेंडिंग टू जीरो पर साइन बीटा बाय बीटा वन, लिमिट्स में आपने पढ़ा होगा। बात यह आती है कि मैक्सिमा कहाँ आएगा और मिनिमा कहाँ पर आएगा। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप इसी में मैक्सिमम मिनिमा लगा दोगे, डिफरेंशिएट करके पूरे इक्वल टू जीरो। क्या प्रॉब्लम? यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो इनफैक्ट मुझे जो है यहाँ पर अगर मैं जीरो ही देख लूँ कि जीरो कहाँ पर आ रहा है, तो उससे काम बन जाएगा। तो ये वैल्यू जीरो कब आएगी, ये जीरो कब आएगी ये देखना है मुझे। तो बीटा तो जीरो करेगा नहीं, सो साइन बीटा ही जीरो करेगा। और ये जीरो कब कब करता है? तो ये खुद जीरो पे जीरो हुआ, उसके अलावा कभी नहीं हुआ। सॉरी, जीरो पे जीरो हुआ, लेकिन ये पूरा ओवरऑल जीरो नहीं हुआ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर भी जीरो हो गया था। बाकी आप बीटा की कोई वैल्यू जिस पर साइन बीटा जीरो आ रहा है उस पर रखोगे तो बाकी में जीरो आएगा। तो साइन बीटा की वैल्यू की बात करूं अगर मैं, साइन बीटा यहाँ भी जीरो हुआ था, लेकिन बीटा खुद भी जीरो हो गया, इस वजह से इट्स नॉट सेम। लेकिन जब साइन बीटा दोबारा से जीरो हुआ, तो बीटा कुछ नहीं कर पाया उसका, और फिर आपका जो है ये जीरो आएगा। तो कब कब आएंगे देखो, व्हेन बीटा विल बी इक्वल टू पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सब पे जीरो आएगा। सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, आई थीटा इज जीरो व्हेन बीटा इक्वल्स, जीरो को छोड़कर बाकी जगह प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस टू पाई, प्लस माइनस थ्री पाई, एंड सो ऑन, हर जगह आएगा।
तो थीटा कितना होगा? इसी में ही आप बीटा की वैल्यू रख दोगे, पाई टू पाई, एन पाई रखनी है आपको जनरल, एन का वैल्यू बस जीरो नहीं होना चाहिए। इन जनरल जब इसमें आप एन पाई रख दोगे, पाई से पाई उड़ जाएगा, एन लैम्डा बाई डी आ जाएगा। एंड दिस इज फॉर जब इंटेंसिटी जीरो है आपका, मिनिमम, मिनिमम निकल गए। बस यहाँ पर रखना एन नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो सिचुएशन थोड़ा सा अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। और अब सोचना है मुझे मैक्सिमा कब आएगा। तो मिनिमा के लिए तो मैंने जीरो, मुझे पता था मिनिमम जो वैल्यूज आ रही है वो जीरो ही आ रही है, मैंने जीरो जीरो रख के देख लिया। लेकिन मैक्सिमा के लिए ना मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएट करना ही पड़ जाएगा। सो वंस आई डिफरेंशिएट दिस आई विल बी गेटिंग, देखो फॉर मैक्सिमा आप इस चीज को जीरो के बराबर रखोगे, तो वहां से ये वाली सिचुएशन निकल के आ जाएगी, tan बीटा इक्वल टू बीटा। बिकॉज बी कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल टू जीरो रखना है, चेन रूल लगा कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना होगा? हम इसे बोल सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो पहले दो मिनिमास के बीच में होगा। सेंट्रल मैक्सिमा विल बी बिटवीन द फर्स्ट टू मिनिमास, इधर उधर जो इधर साइड पर। तो एंगुलर विड्थ निकालने वाले को, सो आप देखोगे एंगुलर विड्थ विल बी इक्वल टू थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स लैम्डा ओवर डी। दिस इज द थीटा, दिस इज द पोजीशन, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। यहां से निकालो, एन का वैल्यू डाल दे मैंने इसमें, थीटा आ गया मेरे पास। दिस इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। इसी का ट्वाइस कर दूंगा, अगर मुझे एंगल पता लग गया यहाँ से यहाँ तक कितना था, उसी का ट्वाइस कर दिया तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगी। दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ इफ थीटा इज स्मॉल, तो मैं इसको 2 लैम्डा बाई डी भी लिख सकता हूँ। और उसके बाद लीनियर विड्थ जो होगी इसकी, इसी में कैपिटल डी मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल डी वाज अ सेपरेशन। तो अगर मुझे लीनियर विड्थ चाहिए वाली,
तो उसमें डी मल्टीप्लाई करूंगा थीटा में, तो ये लेंथ आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी आ जाएगा। आप ये रखेंगे, इसको याद रखना है। इसको तो मतलब इससे कुछ यूज नहीं कर सकते ना, तो याद तो रख लो, लेकिन ये यूज नहीं हो पाएगा कोई भी। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड थीटा, तो ये याद रखना, ये मिनिमम वाली कंडीशन। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स का क्या मतलब है समझो। आपको ये तो पता लग गया सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ वगैरह वो कितना होता है। तो इसमें एक हम डिफाइन करते हैं। अब पहले मतलब समझ लो चलो। सपोज आपने जो है एक छोटा सा इस टाइप का, यू हैव टेकन अ स्लिट, इसका कुछ विड्थ हुआ है, इसका डी विड्थ, डी विड्थ लेते हुए रहते हैं। रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं रे ऑप्टिक्स को ट्रू मानूं और यहां से आपने रे पास कराई, तो आपको समझ में आता है यहाँ पर एक ही ब्राइट स्पॉट बनेगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स बोलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो यहां से स्ट्रेट ऐसे चली जाएगी, यहां से चली जाएगी, तो आपको डी विड्थ का यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट देखना चाहिए। तब मैं मानूंगा कि हाँ आपका यहाँ पर रे ऑप्टिक्स वैलिड है, कि भाई रे ऑफ लाइट ऐसे ऐसे चलेगी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ध्यान से समझना। सपोज करो ये जो विड्थ है, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है, उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली डी है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली डी है। डी से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, डी से बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका लीनियर विड्थ यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली डी है। और वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो कैपिटल डी इस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा डी, कैपिटल डी। कम करूंगा, बहुत कम कर दूंगा तो ये बहुत कम हो जाएगा। सीधे सीधे उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं बस ये जानना चाहता हूं कि कितना इसको डिस्टेंस को रखा जाए सच दैट ये वाला वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी रहे, स्मॉल डी। अगर इसका विड्थ और इसका विड्थ ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं मान सकता हूं इतने डिस्टेंस के लिए रे ऑप्टिक्स वैलिड है। और फिर हम क्या क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअली जेड बोलते हैं। जेड को कहलाता है ये। और एफ क्यों लगाया मैंने, बिकॉज दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड फ्रेनल डिस्टेंस या फ्रेसनल डिस्टेंस। अब एस साइलेंट रहता है वैसे इसमें, फ्रेनल डिस्टेंस बोलते हैं उसको, क्योंकि फ्रेनल डिस्टेंस तक के लिए अप्रोक्सीमेटली आपका रे ऑप्टिक्स वैलिड रहता है। अब ध्यान दो, बार बार अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट बोले जा रहा हूं, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकालते हम, अप्रोक्सीमेशन ही निकालते हैं। तो इसका जो विड्थ होगा ना, लीनियर विड्थ, वो मैं लिखूंगा लैम्डा जेड एफ ओवर डी। और इक्वल टू किसके बराबर रखना है आपको, डी के ही बराबर रखना है। तो मैंने अप्रोक्सीमेट बोला था, तो इसलिए टू जो है हम नहीं लेते हैं इसमें। दिस इज हाउ फ्रेनल डिस्टेंस इज डिफाइंड। तो एक तरफ की थिकनेस ले लिया उसका, तो एग्जैक्ट नहीं है बट ये अप्रोक्सीमेशन ही है। तो बस इतनी बात समझ लो आप लोग इसमें, कि जो डिस्टेंसेस हैं वो इससे बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर अप्रोक्सीमेटली आप इतने दूर हो, आपने स्क्रीन इतनी दूर रखी है, तो आपको रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी समझ में आएगी, यहाँ पर इट विल बी वैलिड, अदरवाइज इट वोंट बी वैलिड। So this is ZF is called Fresnel distance, और इतने डिस्टेंस तक आपका रे ऑप्टिक्स वैलिड रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो आपको सेंट्रल मैक्सिमम बनते हुए नजर आएगा ड्यू टू डिफ्रैक्शन, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू डी के बराबर होगा। इनफैक्ट दो तीन चीजें हैं छोटी छोटी। लेट्स कंपेयर, ये आपके पास बीटा है, लेट्स कंपेयर डी एंड लैम्डा। सो सपोज आपका जो डी है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। मतलब डिफ्रैक्शन कब होगा और कब नहीं होगा ये आपको यहाँ पर पता लगेगा। देखो, ध्यान से देखो, when d is much larger than lambda, lambda बहुत बड़ा है, d बहुत बड़ा है, साइज ऑफ द अपर्चर लैम्डा के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। उस केस में क्या होगा,
आपको एकदम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन नजर आएगा। ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी और यहाँ पर आपको ब्राइट रीजन इतना ही नजर आ जाएगा और आप डिफ्रैक्शन देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि याद करो हमने बोला था ऑब्स्टिकल का जो साइज है ना वो लैम्डा के कंपेरेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ओपनिंग आपने छोड़ी है वो बहुत बड़ी है कंपेयर टू लैम्डा, यू वोंट बी एबल टू सी एनी डिफ्रैक्शन। when your d is much larger than lambda। सेकेंड केस देखो, when your d is larger than lambda, not very larger but हाँ बड़ा है, कंपेरेबल है बट बड़ा है। इन दोज केसेस व्हाट विल हैपन, कंपेरेबल है तो आपको डिफ्रैक्शन दिखाई देगा। इफ इट इज कंपेरेबल देन आपको डिफ्रैक्शन दिखाई देगा। और थीटा मिनिमम के लिए क्या होगा, थीटा मिनिमम के लिए साइन इनवर्स ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन इनवर्स एन लैम्डा बाई डी, साइन इनवर्स एन लैम्डा बाई डी। अब अगर d का बराबर, d जो है वो लैम्डा के बराबर हो गया बिल्कुल, d इज इक्वल टू लैम्डा, तो सोच के देखो फर्स्ट अगर डी और लैम्डा बराबर है तो ये वैल्यू वैल्यू बना जाएगी साइन इनवर्स एन। सो साइन इनवर्स एन, एन का वैल्यू आप इंटीजर वैल्यूज होते हैं एन, जीरो रखोगे तो ठीक है, और सीधे जैसे ही आप इसको रखोगे वन, इट्स विल बिकम साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन इज पाई बाय टू। यानी कि फर्स्ट मिनिमम जो होगा ना, थीटा वन जो होगा वो सीधे सीधे पाई बाय टू पर आएगा अगर डी और लैम्डा बराबर है। और अगर ऐसा है तो आपको क्या दिखाई देगा, पूरी की पूरी स्क्रीन पर मैक्सिमा ही बनेगा। यानी आपको जो इसका फंक्शन है ना इंटेंसिटी वाला, वो कुछ ऐसा नजर आएगा, यहाँ सबसे ब्राइट और फिर ये पूरा का पूरा ऐसे फैलता जा रहा है, और पहला मिनिमा इधर एंगल पे जाओगे तो पाई बाय टू पर मिलेगा एकदम, यानी इन्फिनिटी डिस्टेंस जाना पड़ेगा। तो इस टाइप का आपका जो है दिखाई देगा। तो पूरी स्क्रीन पर देयर विल बी सेंट्रल मैक्सिमा, सेंटर से जितना दूर जाओगे इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम होती चली जाएगी, कहीं पर भी जीरो नहीं होगी, और जीरो के लिए इंफिनिटी जाना पड़ेगा। कैसे आ रहा है देखो, अगर डी और लैम्डा बराबर है, डी और लैम्डा बराबर है तो ये वैल्यू वन हो गई, ये आ गया साइन इनवर्स एन। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जब एन आ गया तो एन की वैल्यू टू होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सेकंड मिनिमा तो मिलेगा ही नहीं आपको। जब सेकंड मिनिमा मिलेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब फर्स्ट वाला मैक्सिमा तो यहाँ बन ही जाएगा, फर्स्ट मिनिमा ही जो है आपका वो इन्फिनिटी में बन गया, यानी थीटा पाई बाय टू का। ये वाली बात क्लियर है सबको? हाँ सर। और देखो फाइनली फोर्थ वाले में अगर डी का वैल्यू अब जो छोटा हो गया अगर लैम्डा से, तो यही चीज जो है ये चीज और फैल जाती है। अब थीटा लिख देता हूं मैं, नो मिनिमम ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर आ नहीं पाए। इसमें तो क्या एक तरह से ये बोल रहे थे कि हम इन्फिनिटी तक जाते आते मिनिमा हो जाएगा, वो यहाँ पर होगा ही नहीं, तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा, ऑलमोस्ट uniform illumination will be there।
illumination on the screen. सारे केसेस क्लियर है? तो सबसे ज्यादा काम का जो आपको इंटरफेरेंस दिखाई देता है वो इसमें दिखाई देता है। डी बड़ा होना चाहिए लैम्डा से और कंपेरेबल होना चाहिए। एकदम एग्जैक्टली इक्वल हो गया तो भी एक तरह से बन रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न, लेकिन एक ही जो सेंट्रल मैक्सिमम है बस वही बनेगा पूरी स्क्रीन पर, इतनी बड़ी हो जाए। ये बिल्कुल फालतू है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसमें तो जितना बड़ा ये स्पॉट है उतना ही बड़ा दिखाई दे जाएगा। ये वाला भी कुछ नहीं दिखाई देगा इसमें। सबसे ज्यादा काम का ये है कि डी बड़ा होना चाहिए लैम्डा से एंड इट शुड बी कंपेरेबल ऑल्सो। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बस। जैसे 5 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया, इस टाइप का रहेगा। डी इज इक्वल टू 6 लैम्डा, डी इज इक्वल टू 7 लैम्डा, इस टाइप का रहेगा तो बढ़िया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फटाफट देखो। अब हमें डिफ्रैक्शन देखना है थ्रू सर्कुलर अपर्चर। तो कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है ज्यादा। अगर आपका ये जो स्लिट है इसका शेप सर्कुलर है, अभी तक हमने कैसे लिया था स्लिट, ये स्लिट का शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर। हाँ ये रेक्टेंगुलर था तो इस टाइप का बन रहा है। सर्कुलर के लिए पहली बात तो पैटर्न कैसा नजर आएगा आपकी स्क्रीन पर? मान लो ये स्क्रीन बनाया तो मैं ऐसे, ये पैटर्न भी सर्कुलर ही होगा और आपको ऐसे डिस्क डिस्क दिखाई देंगे। बीच में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, फिर जहां पर मैंने ये पेन से ड्रॉ किया ये मिनिमा, फिर थोड़ा सा ब्राइटनेस, फिर मिनिमा एकदम अंधेरा, फिर थोड़ा सा ब्राइटनेस, फिर मिनिमा, इस तरह का आपको पैटर्न दिखाई देगा सर्कुलर रिंग्स। और फर्स्ट मिनिमा जो होगा, फर्स्ट मिनिमा का जो थीटा है दैट इज गिवन बाय 1.22 लैम्डा बाय डी। इस वाले में फर्स्ट मिनिमा कहां आ रहा था? सीधा लैम्डा बाय डी पर आ रहा था। अगर थीटा बहुत छोटा मान लो मैं, तो थीटा अगर छोटा है तो अप्रोक्सीमेटली एन लैम्डा बाय डी पर आता था थीटा मिनिमम, और फर्स्ट वाला कहां आएगा? लैम्डा बाय डी पर। जबकि इसमें सर्कुलर अपर्चर होने की वजह से इक्विवेलेंट टर्म फैक्टर आया था 1.22। ये कहां से आया अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये याद भी रखना है। सर्कुलर अपर्चर से फर्स्ट मिनिमा यहां पर आएगा 1.22 लैम्डा बाय डी। और जो इसकी एग्जैक्ट रेडियस होती है आर मिनिमा की, वो होती है फिर फोकल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस थीटा मिनिमम, फर्स्ट वाला है। किसकी फोकल लेंथ तो बताता हूं मैं भी, डोंट वरी। ये सब लिख लीजिए पहले आप। ये रेडियस होगा बीच वाले का, इसका रेडियस है इसका रेडियस आर नॉट, दिस इज आर नॉट। ये लिख लो पहले सब कुछ, अब ये फिर एक्सप्लेन कर। अब समझो ये थीटा मिनिमम जो था ये किसका था? ये फर्स्ट मिनिमा का था। ये लिख लिया है सबने बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो ये थीटा मिनिमम जो था ये फर्स्ट किसका था? फर्स्ट मिनिमा का था। यानी कि उतने डिस्टेंस तक आपको मैक्सिमा दिखाई देगा, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता था उसी का रेडियस लिखा है हमने। ये रेडियस किसका है? सेंट्रल मैक्सिमा का। और अब आती है बात, ये फोकल लेंथ क्या है? तो बेसिकली होता क्या है ना, कि याद करो मैंने आपको बताया था कि फ्रॉनहोफर और फ्रेनेल दो टाइप के इसमें सॉरी
दो टाइप के इसमें वो रहते हैं, दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं, एक फ्राउनहोफर होता था, एक फ्रेनेल होता था। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर फ्राउनहोफर वाला पढ़ रहे हैं, और फ्राउनहोफर वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये स्क्रीन बहुत दूर रखोगे, स्क्रीन बहुत दूर रखोगे तो ब्राइटनेस बहुत कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक लेंस लगाते हैं। यहाँ पर आप एक लेंस लगा दोगे इसके पास में, और स्क्रीन को लेंस के फोकल लेंथ पे रखा जाएगा। ये चीज मैं वापस से इस वाले में आपको बता देता हूँ। फ्राउनहोफर वाले में क्या करते थे हम, इसको अगर आपको रियलाइज करना है एक्चुअल में, तो यहां पर एक लेंस रखा जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो इसीलिए आपने जो भी एंगल पे निकली एक बार, जैसे किसी भी एंगल पे मान लिया आपने ये वाली रे ले ली जो उसके सेंटर से पास कर रही है, तो यहां पर सारी की सारी कन्वर्ट्स करा देगा जितनी भी रेज आएंगी यहाँ पे। उससे क्या होगा, जितना भी एंगल है, ये एंगल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फोकल लेंथ, वही आपका जो है ये डिस्टेंस बन जाएगा, ये वाला सामने वाला। तो इसीलिए हमने क्या काम करा, एंगल में फोकल लेंथ मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाइड फोकल लेंथ। इनफैक्ट याद करो एक और चीज बची हुई है जो हमने इंटरफेरेंस में डिसाइड करी थी पढ़ने के लिए, जो भी बची हुई है, चलो वो भी याद आ जाए आपको। इसलिए पहले हम लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अब ये जानना है मुझे। कैन यू टेल मी द डिफरेंस? तो सबसे पहले तो पैटर्न में डिफरेंस बताओ क्या है। इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इज सेम इन इंटरफेरेंस पैटर्न, वेयर एज डिफ्रैक्शन में क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीजेस फॉर हायर ऑर्डर मैक्सिमस। हायर ऑर्डर मैक्सिमस मतलब जो बाद वाले मैक्सिमम है उनमें इंटेंसिटी डिक्रीज कर ली थी। तो देख लो क्या था, ये देखो यहाँ पर ये मैक्स सबसे बीच वाला जो है उसमें सबसे ज्यादा होगी इंटेंसिटी, फिर कम होती चली जाएगी। जबकि आपका जो वाईडीएससी में बना था, वाईडीएससी में आपका सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर इंटेंसिटी होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। बिकॉज उसमें अगर याद करो तो इंटेंसिटी आया था 4I0 cos स्क्वायर फाइव बाई टू। तो फाइव तो वापस बार बार रिपीट होता रहेगा ये वैल्यू, ये रिपीटेटिव पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा ये, तो इसमें सेम रहती है। रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में आपका क्या होगा, ना ही तो आप कभी भी पूरी तरीके से डिफ्रैक्शन पैटर्न देखोगे, और ना ही आप कभी भी पूरी तरीके से इंटरफेरेंस वाला पैटर्न देखोगे। हमेशा दोनों का मिक्सचर होता है। सपोज आपने दो स्लिट ले ली, तो उसकी भी कुछ तो बिट, एक स्लिट की भी कुछ तो बिट्स होगी। तो एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है आपको इंटरफेरेंस पैटर्न, में बताता हूं। यहां पर एक्चुअल में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न क्या दिखाई देगा, ये वाला सबसे बढ़िया, फिर ये थोड़ा सा कम, फिर ये और कम, इस तरह का आपको जनरली दिखाई देता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा इनके मैक्सिमम। ये दोनों का मतलब उसमें इफेक्ट आता है। अभी तो हमने इंटरफेरेंस को जस्ट एक फिनोमेना, अच्छा इंटरफेरेंस को जस्ट एक मान के पढ़ लिया कि हाँ ये आपका इंटरफेरेंस किस तरीके से हो सकता है। सिमिलरली डिफ्रैक्शन की भी हमने थ्योरी वाइज पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअल में दोनों का ही इफेक्ट आता है। इंटरफेरेंस भी सुपरपोजिशन से हो रहा था, डिफ्रैक्शन भी सुपरपोजिशन से हो रहा था, लेकिन इसमें हमने दो अलग अलग स्लिट लिए थे, इसमें एक सिंगल स्लिट लिया था। उसके बाद देखो इंटरफेरेंस जो होगा
वो फॉर्म होता है बाय सुपरपोजिशन ऑफ लेस नंबर ऑफ वेव्स। लेस नंबर ऑफ वेव्स मतलब या तो 2 होंगे या फिर मैक्सिमम 3 होंगी, 2, 3 और 4, जैसा था इतनी बस। हमने 2 से ही करके देखा था, हमने 3 वाला देखा भी नहीं। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो 1-2 देखेंगे जरूर। सो इंटरफेरेंस 2 वेव्स का होता है। मुझे बता सकते हो डिफ्रैक्शन कितनी वेव्स का होगा? बाय सुपरपोजिशन ऑफ, हमने कितनी वेव्स ली थी? हमने इनफाइनाइटली लार्ज वेव्स लिया था, बहुत सारी ली थी। सो diffraction pattern will form by the superposition of large number of waves. Even though इसमें हमने 2 स्लिट लिया थे, 2 ओपनिंग लिया था और यहाँ पर एक ही ओपनिंग लिया था, स्टिल इसमें नंबर ऑफ वेव्स जो सुपरपोजिशन कर रही हैं वो बहुत ज्यादा है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में। ये तो ठीक है पैटर्न कैसा दिखाई देता है दूसरी बात होगी, लेकिन ये फंडामेंटल डिफरेंस है। फिर सेंट्रल मैक्सिमा या फिर ऑल मैक्सिमा हैव सेम विड्थ। इसमें क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा विल बी ट्वाइस द विड्थ। एंड दैट्स इट। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, लिख लो इनको। मेन जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है। इनफैक्ट इनके बीच में डिफरेंस कुछ लोग बोलते हैं होता भी नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। कुछ लोग क्या, अगर हैव यू हर्ड फेनमैन का नाम सुना है सबने? फेनमैन का नाम सुना है? रिचर्ड पी फेनमैन। नो सर। है ना? तो उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है दैट कोई भी आज तक सेटिस्फैक्टरली इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की। सो एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। फंडामेंटली दोनों ही सुपरपोजिशन है, क्योंकि तो बस नंबर ऑफ वेव्स का डिफरेंस है कि आपने कम ली तो कम लिए तो इस टाइप का पैटर्न बनता है, इस टाइप का, और अगर आप बहुत सारी ले लेते हो तो इस टाइप का बनता है। एक्चुअल में कितनी है? एक्चुअल में तो यार बहुत सारी हैं एक्चुअली, तो इट डोंट मैटर। ये पूरा बस मैथमेटिक्स का खेल है कि आपने कितनी वेव लेके इंटरफेरेंस दिखाया, इसमें कितनी वेव लेके इंटरफेरेंस दिखाया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहां से एक थर्ड टाइप की पावर, जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी थर्ड टाइप की पावर आप यहां से पढ़ोगे। पहले आपने पावर पढ़ी थी कन्वर्जिंग पावर, सिंपली 1/f। दूसरा आपने जो पावर पढ़ा था दैट वाज मैग्नीफाइंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि टेलीस्कोप के लिए अलग होता है और माइक्रोस्कोप के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है। देयर इज स्टिल वन मोर टाइप ऑफ पावर which is actually more important than all of them, and that is called resolving power। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर दो तो जो पिक्चर हो जाती है वो पिक्सेलेट हो जाती है, फट जाती है, क्लियर नहीं रहती। सो दैट हैपेंस बिकॉज उसका रिजॉल्विंग पावर जो है वो अच्छा नहीं है। तो डिजिटल वे में तो आपने देखा ही होगा, जब आप किसी पिक्चर को बहुत ज्यादा जूम कर दो तो पिक्सल नजर आने लगते हैं। तो वो एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, वो डिजिटल फॉर्म है क्योंकि वो पिक्सल से बना हुआ है। लेकिन ऑप्टिकल जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनमें जब आप जूम करते हो, बहुत ज्यादा पावर मैग्नीफाई करते हो, तो कुछ डिफ्रैक्शन वाले इफेक्ट्स की वजह से आपको उनमें ब्लरीनेस नजर आने लगती है, शार्प नहीं बचता वो। एंड दैट इज डिसाइडेड बाय द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आप चीज ये जो मैं भी पढ़ा रहा हूं इसको वापस से एक बार और HC में से पढ़ना। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका जो है रिजॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये कहां से डिसाइड होता है या कौन डिसाइड करता है इसको? उसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है
and that criteria is called Rayleigh criteria. Rayleigh एक अगेन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ऑब्वियसली फिजिसिस्ट भी थे, जिन्होंने जो है ये क्राइटेरिया निकाला था कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का रिजॉल्विंग पावर कैसे डिसाइड होगा। तो देखो क्या करते हैं इसमें, और ये Rayleigh क्राइटेरिया क्या है ये सीखेंगे अभी हम। तो मुझे बताओ, आपको ये तो क्लियर है कि अगर एक ओपनिंग होगी जहां से कहीं से आ रही है तो उसका एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी, वो ऐसी बनेगी, ये तो होता ही है ना। अब देखो इसी का थोड़ा सा और इसी पे हम जो है पहले तो समझो रिजॉल्विंग पावर होता क्या है। रिजॉल्विंग पावर अगर आप सोचो तो कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, दे आर सेपरेटेड। अब आपने जो है इन दोनों को देखना है, इन दोनों पॉइंट्स को देखना है, एंड यू वांट कि आपको ये डिस्टिंक्टली अलग अलग दिखाई देने वाले पॉइंट्स। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हो सकता है दोनों पॉइंट्स आपसे बहुत दूर हो। इफ दे आर वेरी फार अवे तो आप इनको अलग से डिस्टिंग्विश करके नहीं देख पाओगे। साथ में हो सकता है पास है, बट ये डिस्टेंस जो इनके बीच में, ये जो डिस्टेंस है, गैप है, ये बहुत छोटा हो। दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, एंड इफ दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल तो भी आपको ये ब्लर्ड दिखाई देंगे, मतलब डिस्टिंक्टली नहीं दिखाई देंगे। सो द एबिलिटी टू गेट sharp images, distinct sharp images of two objects which are very close is called resolving power. आपका अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्लियरली इन दोनों की अलग अलग इमेज बना देता है, then it will have a high resolution. टेलीस्कोप में क्या प्रॉब्लम होगी? ये दोनों पॉइंट्स, अब ये दोनों स्टार्स होंगे, मे बी ये दोनों स्टार्स हैं, एक्चुअल डिस्टेंस तो पता नहीं कितना होगा, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट ये बहुत दूर होने के कारण आपको आपके ऊपर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं बहुत छोटा है, तो आपको अलग अलग नहीं दिख पा रहे। और अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूं तो मे भी हो सकता है ये माइक्रोस्कोपिक पॉइंट्स है दोनों, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है। तो माइक्रोस्कोप की भी एबिलिटी होनी चाहिए कि इन दोनों को आपको अलग अलग करके दिखाए। तो यही समझेंगे हम कि यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम इसमें यह आती है, बेटा समझो इसको। प्रॉब्लम मेन ये है दैट कोई भी आपके पास एक ये सोर्स है, जैसे मैंने ओपनिंग दी थी सर्कुलर अपर्चर वाली, तो एक सोर्स की तरह ही काम कर रहा है। इसकी यहां पर एक तरीके से इमेज बन रही है। इमेज का जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 1.22 लैम्डा बाई डी। इसके बराबर में एक और मान लीजिए आपने सोर्स ले लिया, उसकी भी इमेज बनाएगा, उसकी भी इमेज यहां आ जाएगी। तो मैं इसको दोबारा आपको दिखाता हूं। तो आपके पास मान लीजिए दो पॉइंट्स हो गए, ये दो पॉइंट्स हो गए यहां पर। ये अपना यहां पर एक इसका पैटर्न बनेगा और एक अलग इसका पैटर्न बनेगा। ये देखो, ये दिखता है आपको, ये स्क्रीन है जहां पर आप इसकी फोटो ले रहे हो। ये एक पहला सोर्स है S1, ये दूसरा सोर्स है S2। इसका अपना अलग एक पैटर्न बनेगा, एक सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, इसका भी अपना एक अलग पैटर्न बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तो आपको ब्लर दिखाई देगा। लेकिन अगर इसने अपना अलग से ऐसे सेंट्रल मैक्सिमम बना लिया और इसने भी अपना अलग से सेंट्रल मैक्सिमम बना लिया, तो आप ये बोलोगे कि आपको इनकी बढ़िया से अलग अलग इमेजेस दिखाई दे रही हैं, एंड दे विल बी कॉल्ड परफेक्टली रिजॉल्व्ड। दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर रिजॉल्व्ड। आपको ब्लर नहीं दिखाई देगा, ये अलग दिखाई देगा, ये अलग दिखाई देगा। सो अच्छा, ओवरलैपिंग अगर आएगी तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मान लीजिए इसने ऐसे बनाया एक पैटर्न और दूसरे वाले ने भी ऐसे बना दिया, तो आपको पूरा ही ब्लर दिखाई देगा। तो ये चीज डिसाइड होती है बाय Rayleigh क्राइटेरिया। अब एक्चुअल में क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया यही है इसका, मैं आपको बता देता हूं क्या है। सो सपोज करिए आपने, यू आर यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, you are using some instrument to get the images of these 2 points. हो सकता है वो टेलीस्कोप हो सकता है वो माइक्रोस्कोप हो। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहां पर एक लेंस दिखाओगे।
अगर मान लीजिए इसने इसकी वजह से और इसकी वजह से जो इमेजेस बनी है वो कुछ इस टाइप की बन गई है कि उनका जो मैक्सिमम है वो यही दिखाई दे रहा है आपको एक ही जगह पर, तो दीज विल बी अनरिजॉल्व्ड। दूसरा, फिर आपने मान लीजिए कुछ ऐसा बनाया कि इसकी वजह से और इसकी वजह से जो इमेजेस बन रही हैं उसमें डिफ्रैक्शन वाला इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, उसकी वजह से कुछ इस टाइप का आपको जो है शेप दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे। सो दे आर जस्ट गेटिंग रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व है। और अगर समहाउ इन दोनों पॉइंट्स की वजह से जो आपको शेप दिखाई दिया वो एकदम सेपरेट दिखाई दिया, इसने अपना अलग बनाया यहां पर, इसका अपना अलग बन रहा है पैटर्न, तो दे आर कंप्लीटली रिजॉल्व और वेल रिजॉल्व। And this is known as Rayleigh criteria. This is the Rayleigh criteria. इनफैक्ट मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूं यहां पर, इसको देखने की कोशिश करना। HC1 में दिया हुआ ये डायग्राम देखो ध्यान से, ये आपका Rayleigh क्राइटेरिया है। दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होंगे दे विल फॉर्म टू डिस्क इमेजेस नियर बाय। फिर अनरिजॉल्व का मतलब क्या है, एक ने तो अपना मैक्सिमा ऐसे बनाया और दूसरे ने भी यहीं से शुरू कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आपको ब्लरी दिखाई देगा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा है ये, तो एक ने अपना मैक्सिमा ऐसे बनाया, दूसरे ने ऐसे बनाया, तो आपको ये एक ही जगह पर दिखाई देंगे दोनों के दोनों। इसको आप बोलोगे दे आर गेटिंग जस्ट रिजॉल्व, कि आप थोड़ा सा इनमें डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो दोनों की जो इमेजेस बन रही है। और ये आपका हो जाएगा वेल रिजॉल्व, यानी कि पहले वाले की वजह से जिसका जहां पर मिनिमा आ रहा है, दूसरे वाले की वजह से भी वहीं पर मिनिमा आना शुरू हुआ है, तो आपको ये वाला ऑब्जेक्ट यहां दिखाई दे जाएगा, ये वाला इसका राउंड दिखाई दे जाएगा, एंड दे विल बी वेल रिजॉल्व। दिस इज योर Rayleigh क्राइटेरिया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनके बीच में जो सेपरेशन होना चाहिए, इनके बीच में जो एंगुलर सेपरेशन आना चाहिए वो इस रेडियस से ज्यादा आना चाहिए जो ये रेडियस बनाता था। तो समहाउ दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका ये वाला रेडियस कितना है, ये वाली चीज इस रेडियस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए वाला रेडियस इंपॉर्टेंट था कि ये पहला मिनिमा कहां पर आ रहा है आपका, कितने डिस्टेंस पर आ रहा है सेंटर से। तो देखो ठीक है, इससे और ज्यादा हम जाने की जरूरत नहीं है हमें, जस्ट आप लोग अब ये देख लीजिए कि कितना कितना वैल्यू होता है। पहले लिखेंगे हम टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर। तो इसका रिजॉल्विंग पावर, the resolving power is given by actually resolving power is proportional to 1 upon or inversely proportional to limit of resolution. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है यहाँ पर, अगर आप टेलीस्कोप की बात कर रहे हो तो दो पॉइंट्स आपके आईज पर कितना एंगल सबटेंड कर रही हैं सच दैट यू आर एबल टू सी इट क्लियरली। सो मिनिमम कितना थीटा होगा सच दैट ये अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। थीटा जो होता है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इस केस में। मिनिमम कितने एंगल अगर ये सबटेंड करेगा आपके आईज पर या टेलीस्कोप पर तो ये अलग अलग दिखा पाएगा। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर टेलीस्कोप। अब देखिए लिमिट ऑफ, अगर आपको ये पता है तो वहां से जो इसका ये थीटा का वैल्यू आता है, ये एक्चुअली आता है 1.22 lambda upon 2a, where a is aperture of, so 2a जो होगा वो डायमीटर होगा, एक्चुअली डायमीटर ऑफ लेंस, साइज डिनोट करता है अपर्चर। सो दिस इज योर थीटा। नाउ इफ दिस इज थीटा तो आपका रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू
रिजॉल्विंग पावर विल बी इक्वल टू a अपॉन 0.61 लैम्डा। ये टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर बेटा, थीटा का जस्ट उल्टा। ये वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना बेटर माना जाएगा, उतना ही अच्छा रिजॉल्विंग पावर है। और ए क्या है वो चीज समझ लो आप अच्छे से, 2a जो है डायमीटर ऑफ द लेंस है। और ये याद कर लो भी, क्योंकि हमें इसमें एक तो हमने यही मान के चल लिया था कि आपको ये 1.22 का कोई रीजन नहीं दिया गया है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है बस एक, जो कि सर्कुलर अपर्चर में आती है। नाउ फॉर माइक्रोस्कोप, यहां पर एंगल नहीं, यहां पर हम एक्चुअली डी मिनिमम देखते हैं, तो ये थीटा मिनिमम का वैल्यू था। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में थीटा मिनिमम है, जिसपे आपको ये अलग अलग दिखाई देंगे। यहां पर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मिनिमम, दिस इज योर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एंड हियर डी मिनिमम का वैल्यू इज, देख लो ध्यान से, 1.22 लैम्डा ओवर 2n sin बीटा। सबकी वैल्यू लिख देता हूं मैं, क्या क्या है देखो। बीटा इज, व्हाट इज बीटा, बीटा देखेंगे पहले और फिर एन देखेंगे। सो बीटा इज द एंगल subtended by radius of objective on the object. I'll show you a diagram, don't worry. And n क्या होगा, refractive index between refractive index of medium between object and objective. ये फॉर्मूले आपको याद करना है। Then your resolving power will be equal to 2n sin बीटा, इसका रेसिप्रोकल होती है, सबको मालूम है। इसका 1/d करोगे तो ये आएगा 1.22, या फिर इसमें 2 हटा दो, अब तो मैं सारा लिख देता हूं, n sin बीटा ओवर 0.61 lambda. This becomes the resolving power of microscope. This is the resolving power of telescope. And finally, n sin बीटा को यहां पर एक स्पेशल नाम बुलाया जाता है, is numerical aperture. ये सब कुछ पूरा लिखो अच्छे से, और अगर किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम लगे तो पूछो। ये मैं मोरलेस बोलूंगा कि आपको यार ये याद ही करना है पूरा, ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है, इसको याद करो, लिखो इसको पूरा। ये टेलीस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड अ टेलीस्कोप? मेजर डिफरेंस रिजॉल्विंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, रिजॉल्विंग पावर होती है न्यूमेरिकल अपर्चर्स के प्रोपोर्शनल, n sin बीटा। n की वैल्यू आप कितनी बढ़ा लोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो, ये कितना ही बढ़ा सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ज्यादा ऑयल में इमर्स करा दोगे तो मे बी एयर नहीं है, A1 की जगह 2 कर दोगे ज्यादा। और साइन बीटा में मालूम है 1 से बड़ा हो नहीं सकता, तो इस पे लिमिट है, ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप। तो माइक्रोस्कोप का जो मेजर काम होता है ना, वो होता है मैग्नीफाई करना, चीजों को बड़ा बड़ा करके दिखाना। टेलीस्कोप का जो मेन काम है वो होता है रिजॉल्व करना। जो बहुत फार अवे वाले पॉइंट्स होते हैं ना, वो नेकेड आई से देखना ज्यादा